गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस देखते हैं, उनके आंसर्स भी देखते हैं। देखो, पहला एक क्वेश्चन मैंने लिखा यहाँ पर, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज इन द इक्वेटोरियल प्लेन और नन ऑफ दीज। देखो, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये चार चीज़ें हैं, चारों एक साथ समझ लो। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब तो आपके बोर्ड के एग्जाम में भी, क्लास 12th में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने लगे हैं। तो जरा इन क्वेश्चंस को देखते हैं। देखो, मैं आपको समझा रहा हूँ इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, हमेशा पॉजिटिव से, मैं थोड़ा इधर बना रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज की तरफ होती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब इसी तरह से समझो, मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वह नॉर्थ से साउथ पोल की ओर होती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल, जिधर फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसी तरह से मैग्नेटिक डाइपोल की मोमेंट भी मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब साउथ टू नॉर्थ। तो ये याद रखिएगा, फील्ड और डाइपोल, दोनों फील्ड दोनों डाइपोल, फील्ड की जो डायरेक्शन होती है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में डाइपोल की डायरेक्शन होती है। इससे अगर आप याद रखेंगे तो ये आपको याद, क्या ये समझने वाली चीज़ है कि फील्ड तो हम लोग जानते ही हैं कि फील्ड तो पॉजिटिव टू नेगेटिव और नॉर्थ टू साउथ होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। उसी के साथ हम लोग इसको भी समझ लेंगे कि यह अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इसका आंसर आप लिख देंगे फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका, इसमें यह पूछा गया है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को रखा गया है। अब यहाँ पर आपको बताना क्या है? आपको बताना है कि इस पर केवल टार्क लगेगा, केवल एक नेट फोर्स लगेगा, और टार्क और फोर्स दोनों लगेगा कि कुछ भी नहीं लगेगा। तो जरा समझो, ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान लो यहाँ से इधर की ओर यह इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। यहाँ पर आपने डाइपोल रखा, तो डाइपोल यहाँ माइनस क्यू रखते हैं लेफ्ट में, और राइट में प्लस क्यू। हम एक एंगल पर रख रहे हैं, हम चाहे तो सीधा भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, फील्ड की डायरेक्शन इधर है, फील्ड की डायरेक्शन इधर है, मतलब यहाँ कहीं पॉजिटिव और यहाँ कहीं नेगेटिव टर्मिनल होगा, तभी इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है। अब यहाँ नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होगा, और ये वाला इधर की ओर। यह तो एक टार्क हो गया जिसकी वजह से ये अपनी जगह पर रोटेट करेगा। लेकिन अगर ई हर जगह बराबर हो, जैसे इस पर जो फोर्स लगेगा वो होगा माइनस क्यू ई, और इस पर जो फोर्स लगेगा वो होगा प्लस क्यू ई, तब जबकि यह इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह बराबर हो, मतलब यूनिफॉर्म हो। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है द फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर फील्ड यूनिफॉर्म होगा तो आप सिर्फ लिखेंगे ओनली टार्क, और अगर फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो आप समझें कि इस पर टार्क तो होगा ही, क्योंकि इन दोनों पर इक्वल अपोजिट डायरेक्शन के फोर्स लग रहे हैं, तो ये इसको रोटेट तो कराएंगे ही, मतलब टर्निंग इफेक्ट तो प्रोड्यूस ही होगा, तो टार्क तो होगा ही। लेकिन यहाँ पर चूंकि क्यू ई, या वहाँ पर क्यू ई1 होगा, क्योंकि ई की वैल्यू यहाँ कुछ और यहाँ कुछ और है, तो इसका मतलब यहाँ क्यू ई2 होगा। तो यह चाहे इधर जो ज़्यादा होगा, मान लो ये ज़्यादा होगा तो इसकी ओर खिसकता हुआ रोटेट करेगा, और अगर ये ज़्यादा हो गया तो इधर खिसकता हुआ रोटेट करेगा। तो मतलब इसमें टार्क और नेट फोर्स दोनों आएगा। ये इसका आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर सेकेंड, जूल पर कूलम। अब देखो, वोल्ट होता क्या? वोल्ट किसको मेजर करते हैं? पोटेंशियल को। पोटेंशियल V इज इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा है W/Q। वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल। और पोटेंशियल का
वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन जूल, और चार्ज को मेजर करेंगे कूलाम में, तो जूल पर कूलाम। तो इसमें दिस इज द करेक्ट आंसर। अ बॉडी कैन बी निगेटिवली चार्ज्ड बाई, देखो, गिविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूविंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और नन। जरा एक बात समझो, एक कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। वैसे जनरली एक कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे ये पेन की बात करूं तो मैं इसमें मुझे कोई झटका, कोई शॉक नहीं लग रहा है, क्योंकि बिकॉज इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसका मतलब इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो है ही, लेकिन वो बिल्कुल इक्वल अमाउंट में है। और एक बात समझो कि प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं। तो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज होता है और इसके चारों ओर निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इसके चक्कर लगाते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ रखी है, आप लोग क्लास 9th और 10th में भी ये इतना एटॉमिक स्ट्रक्चर जरूर जानते हैं। अब देखो, यहाँ बात आती है कि अगर हमने इलेक्ट्रॉन कम कर दिया तो प्लस वाला बढ़ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस दोनों बराबर है, तो तब पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन आ गए तो चूंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है तो इस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर हमको एक बात समझ में आ गई कि इसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, मतलब ये वाला सही होगा। अब रिमूविंग इलेक्ट्रॉन, इससे पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, लेकिन ये तो लिखा है निगेटिवली चार्ज के लिए। अच्छा, गिविंग प्रोटॉन या रिमूविंग प्रोटॉन, ये ऑप्शन भी आता है अक्सर। तो गिविंग प्रोटॉन, रिमूविंग प्रोटॉन बोथ आर नॉट पॉसिबल। ना आप प्रोटॉन दे सकते हैं, ना आप प्रोटॉन जनरली निकाल सकते हैं। जब तक एटॉमिक रिएक्शंस या एटॉमिक एक्सप्लोजन्स न करें तब तक जनरली किसी भी रब करने से या किसी भी तरीके से, और जब तक हम न्यूक्लियर रिएक्शंस न करें तब तक हम प्रोटॉन को रिमूव और प्रोटॉन को किसी चीज़ में इंजेक्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए या जहाँ भी प्रोटॉन से रिलेटेड ऑप्शन चार्जिंग के केस में मिले उसको तो आप हटा ही दीजिएगा, और इसमें समझ लीजिएगा कि क्या ले आना है। ये 4 क्वेश्चन हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ स्फेरिकल कंडक्टर इज प्लेस्ड नियर अनदर पॉजिटिवली चार्ज्ड कंडक्टर, द नेट चार्ज एक्वायर्ड बाय स्फेरिकल कंडक्टर इज पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, नन। इस क्वेश्चन का आंसर देखो। ये कोई कंडक्टर है, ये कैसा है, अनदर पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर, ये पॉजिटिवली चार्ज है। अब हमने क्या किया, इसके बगल में एक स्फेरिकल कंडक्टर रख दिया। तो स्फेरिकल कंडक्टर है तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे, प्रोटॉन भी होंगे। जब इसके बगल में हम रखेंगे तो इसके नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स इधर की ओर खिसक जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इधर की ओर खिसक जाएंगे। ये चार्जेस का एक तरफ इकट्ठा हो जाना, दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। लेकिन यहाँ ये तो कहीं नहीं हुआ कि इस पर कोई चार्ज आ गया। कहाँ से चार्ज आया, कहीं इलेक्ट्रॉन गए, कहीं इलेक्ट्रॉन आए। जब इलेक्ट्रॉन किसी ऑब्जेक्ट पर या किसी भी कंडक्टर पर यदि इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो नेगेटिवली चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो पॉजिटिवली चार्ज होगा। मतलब ओनली इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग कंडक्टर। तो यहाँ पर तो कहीं न इलेक्ट्रॉन आए न गए, सिर्फ क्या हुआ कि इसमें पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मिक्सअप थे। ऐसे रहे होंगे पहले, कहीं इस तरह से रहे होंगे। तो अब इस तरह से अब न होकर के इनका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, जिसको हम पोलराइजेशन कहते हैं। थोड़ा पोलराइज्ड हो गए, थोड़ा इसकी ओर खिसक गए। जो नेगेटिव होंगे, पॉजिटिव वाले थोड़ा किनारे हो गए इससे रिपल्सन के कारण। तो अब देखो, पॉजिटिव रिपल्सन के कारण आए हैं और नेगेटिव वाले इससे अट्रैक्शन के कारण यहाँ पर आए। तो यहाँ पोलराइजेशन हुआ लेकिन कोई चार्ज इस पर नहीं आया, तो नेट चार्ज इस पर हो जाएगा जीरो। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C हैज चार्ज Q एंड स्टोर्ड एनर्जी W। तो स्टोर्ड एनर्जी जो होती है U का फार्मूला होता है 1/2CV², या आप जैसे Q की जगह हम लिखते हैं Q = CV। तो यहाँ से अगर हम V का फार्मूला बनाए तो बन जाएगा Q/C। तो अगर इसको रखोगे तो 1/2C और V की जगह पर हो जाएगा Q²/C²। ये C से C कैंसिल है, मतलब Q²/2C। ये फार्मूला हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने डिराइव करके लिख दिया। तो देखो, स्टोर्ड एनर्जी यही है। यहाँ पर चार्ज और कैपेसिटेंस दिया है, यहाँ पर पोटेंशियल दिया, तो पोटेंशियल को हमने बदल दिया चार्ज और कैपेसिटेंस के टर्म में। तो
तो अब यह फार्मूला हो गया स्टोर्ड एनर्जी का, और यह इतनी क्यू स्क्वायर बाई क्यू इसकी इस पर चार्ज है और सी इसका कैपेसिटेंस है, और जो यह स्टोर्ड एनर्जी है यह है डब्ल्यू के बराबर। अब कहा क्या जा रहा है आपसे कि द चार्ज इज इंक्रीज टू 2q देन स्टोर्ड एनर्जी वुड बी। तो अब चार्ज को 2q कर दो तो 2q स्क्वायर हो जाएगा। अब स्टोर्ड एनर्जी की वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं u की वैल्यू यही q स्क्वायर बाई 2c फार्मूले से। तो q की जगह पर हो गया 2q डिवाइडेड बाई 2c, तो 2c ही रहेगा। अब जरा सा यहाँ ध्यान दें कितना हो गया, यहाँ वैल्यू हो गई 4q स्क्वायर बाई 2c, और देखो q स्क्वायर बाई 2c की वैल्यू कितनी है, w दिया गया है, तो मतलब 4w। दिस इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से हम लोग ये पता कर लेंगे कि इसमें अब चार्ज 2 गुना हो गया तो स्टोर्ड एनर्जी कितनी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है, 2 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 4 pf आर कनेक्टेड इन सीरीज, देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज। तो देखो सीरीज और पैरेलल का जो कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का, कैपेसिटर का, दोनों अलग अलग होता है। देखो रजिस्टर में जब हम रजिस्टर जोड़ते हैं तो सीरीज में लिखते हैं R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश डैश, लेकिन जब कैपेसिटर जोड़ते हैं तो सीरीज में जानते रहना हमेशा उल्टा लिखते हैं। तो इसमें हो जाएगा 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4, तो हम इसको क्या लिखेंगे 2/4 मतलब 1/2, तो ये 1/c की वैल्यू कितनी हुई 1/2, तो c की वैल्यू कितनी हुई 2, तो वैल्यू आ जाएगी 2pf। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट्स इज हाफ्ड, देन कैपेसिटी विल इंक्रीज। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए है, मैंने पूरा नहीं लिखा है, यहाँ इसके पहले लिखा गया है, लिखना चाहिए। इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल प्लेट्स इज हाफ्ड, देन कैपेसिटी विल। अब देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है उस फार्मूले से हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे। हम लोग जानते हैं कि C इज इक्वल टू फार्मूला एप्सिलॉन नॉट A/D होता है, जहाँ पर एप्सिलॉन तो वो हो गया दोनों के बीच का जो मीडियम है उसके परमिटिविटी, A एरिया ऑफ प्लेट, D डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल प्लेट्स, तो C इतना है। अब इसमें कुछ नहीं किया जाए, सब कुछ एज इट इज है, बस D की जगह क्या हो जाएगा D/2, तो C डैश की वैल्यू क्या हो जा रही है एप्सिलॉन नॉट A/D/2। तो यहाँ से देखो ये कितना हो जाएगा 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A/D, और एप्सिलॉन नॉट A/D की वैल्यू C के बराबर है, तो जो न्यू कैपेसिटेंस C डैश आया वो कितना हो गया 2C, मतलब कैपेसिटेंस कितना हो गया 2 टाइम्स इंक्रीज हो गया, विल इंक्रीज बाई 2 टाइम्स, इंक्रीज बाई 2 टाइम्स, 2 गुना बढ़ जाएगा। 9th क्वेश्चन देखें, इसमें द पोटेंशियल ऑफ अ 2 फैराड कैपेसिटर इज 4 वोल्ट, द एनर्जी स्टोर्ड इन इट। देखो C की वैल्यू, जैसे एनर्जी स्टोर हमको C में मालूम है, यहाँ आप इसको लिख सकते हैं ऐसे कि ये C हो गया 2 फैराड, V की वैल्यू हो गई, तो C और V पता है, तो इसमें स्टोर्ड एनर्जी हो जाएगी 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 C की जगह 2 और V की जगह हम रख देंगे 4 का स्क्वायर। अब देखें यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया 16 जूल, तो यहाँ पर आपका 16 जूल। और ये वाला क्वेश्चन देखें, व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ चार्ज्ड कैपेसिटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। यहाँ देखो, यहाँ पर जैसे अगर कोई भी चार्ज्ड कैपेसिटर है तो इसके बीच में जो एनर्जी होती है, जो जैसे इसमें जो स्टोर्ड एनर्जी होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर रहती है। मतलब एक कैपेसिटर को चार्ज करने पर उसमें एनर्जी स्टोर होती है और वह एनर्जी दोनों पैरेलल प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। मतलब जब ये चार्ज है तो इनके बीच में कुछ न कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब देखो ये दोनों चार्ज प्लेट हो गए, ये पॉजिटिव मान लिया, ये नेगेटिव मान लिया।
इनके बीच में हमने एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया। अब ये चार्ज है, बाकी इसके बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो मतलब ये समझो कि ये चार्ज करके रखा गया है। इसके बीच में जब आपने ये डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का मतलब डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर आपने रख दिया। जैसे रखेंगे वैसे पोलराइजेशन होगा। पोलराइजेशन का मतलब कि जो इसमें निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे वो इधर, और पॉजिटिवली चार्ज जो पार्टिकल होंगे वो इस तरफ खिसक जाएंगे ऐसे। तो यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव ऐसे करके ये इसमें पोलराइजेशन हो जाएगा। आप ऐसे भी मान सकते हैं कि जितने निगेटिवली चार्ज हैं वो सभी के सभी एक तरफ यहाँ और पॉजिटिव वाले सारे यहाँ इकट्ठे हो गए, ऐसे भी समझ लो। तो जब इसमें कोई चार्ज आया नहीं, इसमें कोई चार्ज नहीं हमने इसको दिया, हमने इस जो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल रखा है या इंसुलेटर जो बीच में रखा है इसको कोई हमने चार्ज नहीं दिया, बस इसके पास अपने ही चार्ज थे, वह पोलराइज हो गए, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में खिसक गए। तो अगर कहीं प्लस और माइनस चार्ज रखे गए हों तो उनके बीच में पॉजिटिव टू नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी बन जाएगा। अब यह देखो, यह इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ, EIN हम कह सकते हैं। यह जो अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड था उसको हम E0 नाम दे दें। तो अब जो हमारा नया इलेक्ट्रिक फील्ड बना वह E की वैल्यू, अब इसको E0 नाम दे दें। E0 मतलब देयर इज नथिंग बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स। अब E की वैल्यू क्या हो गई, E0 में से हमको ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड डिडक्ट करना होगा। तो इसका मतलब कि जो इफेक्टिव वैल्यू होगी या जो नई वैल्यू होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, पहले वाले से थोड़ा सा घट जाएंगे, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को जो पहले से था उसको इसने रिड्यूस कर दिया। तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीजेज। अब इस तरह से ये कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हो गए। अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गए। अब कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। अब कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट 6 × 10⁻⁻4 कूलम मीटर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 6 × 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट टार्क। अब देखो, टार्क का फार्मूला होता है PE sin थीटा। यहाँ पर थीटा परपेंडिकुलर है तो थीटा की वैल्यू हो गई 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री पर रखा हुआ है तो यहाँ पर P की वैल्यू देखो 6 × 10⁻⁻4 कूलम मीटर। कोई इसको सेंटीमीटर पढ़े तो गलती, क्योंकि ये डाइपोल मोमेंट है। डाइपोल मोमेंट सेंटीमीटर में नहीं बल्कि कूलम मीटर में मेजर किया जाता है। आपके पेपर में भी शायद ऐसा ही लिखा होगा। और ये सिंबल्स तो आपको पता है, कूलम के लिए C लिखते हैं, मीटर के लिए M। तो ये E की वैल्यू लिख दो 6 × 10⁻4 और साइन थीटा की जगह साइन 90 डिग्री। तो ये 10⁻⁻4 और 10⁻4 ये दोनों मिला करके 10⁻0 हो जाएंगे, मतलब 1 6 6 36। तो इसका मतलब ये 36 न्यूटन मीटर। ये 36 न्यूटन मीटर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्क्वायर सरफेस ऑफ एरिया 6 मीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 5 न्यूटन पर कूलम। फाइंड फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर इफ द प्लेन ऑफ सरफेस इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर देखो, पहले एरिया दिया गया है 6 मीटर स्क्वायर, E की वैल्यू दी गई है 5 न्यूटन पर कूलम, थीटा की वैल्यू देखो, ये जो हमारे पास ये सरफेस रखा गया है इसका जो प्लेन है, स्क्वायर सरफेस का जो प्लेन है वह परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड के। जरा ध्यान से देखें कि यह कैसा होगा। यह होगा इस तरह से कि जैसे यह प्लेन हुआ और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब अगर यह प्लेन है और यह इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसकी और इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो गई, क्योंकि ये प्लेन ऐसे है और ये ऐसे है। लेकिन हमको यहाँ पर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन चाहिए होती है। तो अब जरा सा यहाँ ध्यान दें कि एरिया वेक्टर, ये तो एरिया हो गया पूरा, ये इसका प्लेन हो गया, लेकिन जो इसकी एरिया वेक्टर होगी वह एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर की ओर होगी। इस पर ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होता है।
तो ये ऐसे है, सरफेस आप ऐसे माने, सरफेस इधर है, तो इसका एरिया वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में, या आपको मैं बना के दिखाऊं, एरिया वेक्टर इसका इस डायरेक्शन में होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे है, इस पर, इसके प्लेन पर परपेंडिकुलर, ये अगर प्लेन हम ले लेते हैं तो इस प्लेन का एरिया वेक्टर इधर हो गया, और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गई, तो इसके और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल बना 0 डिग्री, क्योंकि ये तो दोनों पैरेलल हो गए, यह प्लेन इसके परपेंडिकुलर, इसीलिए ये क्वेश्चन इसीलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता, बाकी तो इसमें कुछ है ही नहीं। तो ये थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0 डिग्री। अब अगर आप इसको परपेंडिकुलर देख करके डायरेक्ट इसको 90 डिग्री लिख दिए तो आपका सोल्यूशन गलत हो जाएगा। ई का फार्मूला देखो, सर फ्लक्स का फार्मूला, फ्लक्स फाई ई का जो फार्मूला होता है वो होता है ई ए कॉस थीटा। देखें ये होता है ई डॉट ए, और इसको हम लोग लिखते हैं ई ए कॉस थीटा। देखो ई की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 6, कॉस थीटा की वैल्यू कॉस 0 डिग्री, और यहाँ से आपकी जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 30, यहाँ से आपको वैल्यू मिल गया 30। इसकी यूनिट आपको पता ही होगी, नहीं पता होगी तो देखें, ये हमारा आया न्यूटन पर कूलम और ये आया मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, एक यूनिट तो ये बन गई। दूसरा एक यूनिट और भी बना सकते हैं, देखो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा E = dV/dr। तो यहाँ से देखो अगर आप लिखें कि यह V की वैल्यू क्या हो जाएगी E × dr या E × r, तो E × r से भी आप बना सकते हैं, ये वोल्ट हो जाता है, ये इतना मतलब E × डिस्टेंस मिल करके बन जाएगा वोल्ट। तो देखो यहाँ E × a है तो मीटर स्क्वायर है, तो E में से 1 मीटर अलग कर लो, तो E और 1 मीटर मिल करके बन गया वोल्ट, और 1 मीटर इसका बच जाएगा, तो वोल्ट पर मीटर, सॉरी वोल्ट मीटर भी बना सकते हैं, वोल्ट मीटर। ये दोनों के दोनों ही आप इसके यूनिट में लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये आपका सेकंड क्वेश्चन हुआ। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब ये देखें, इसमें आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है ए और बी के बीच में। यहाँ ये इसको ए मान लेते हैं, इसको इस पॉइंट को हम बी मान लेते हैं। देखो इसको लगाने का तरीका ये है, जहाँ जहाँ जंक्शन है उनको नेम दे दो। देखो ए बी तो है ही, इसको सी नाम दे दें, इसको डी नाम दे दें। अब शुरू करते हैं, इसको थोड़ा सा एक तरीके से रीअरेंज बस करना है आपको, और कुछ नहीं, सिर्फ रीअरेंज करते ही ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। यहाँ हम रीअरेंज कर रहे हैं इसको। देखो ए से सी के बीच में चले जाओ, ए से सी मान लो, ये ए हो गया, ये सी हो गया। सी पर पहुंचते ही 2 लाइनें हो गई, एक 10 और दूसरा 5, ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे, तो 2 लाइनें, जहां से लाइन बढ़ रही है वहां से बांट लो। तो यहाँ से देखो एक तो डी चला गया, इधर बना दो 10 माइक्रोफैरड, 10 ये इधर बना दिया, और जो यहाँ से ये डी की ओर आ गया, इसको नाम दे दो डी। और दूसरा सी से एक जा रहा है, दूसरी लाइन बी पर जा रही है, तो सी से दूसरी लाइन बना दो बी पर, सी से दूसरी लाइन बना दो बी। ये 10 है, ये 5 है, ये 5 है, बाकी सारे 5 ही हैं, तो ये पॉइंट हो गया आपका बी। अब यहाँ से सी से आपने डी बना दिया, सी से आपने बी बना दिया। अब पहुंच जाओ सी के बाद बी पर, सी से बाद अब अगला पॉइंट है डी। डी से देखो एक जा रहा है सीधा ए पर, वो 5 से जुड़ा हुआ है, और दूसरा यहाँ से चला जा रहा है, देखो सी से ए पर चला जाए, ये सी से ए पर आ गए, सॉरी डी से ए पर आ गए, डी से ए पर, और दूसरा डी से बी को जोड़ रहा है, ये भी 5 है, दूसरा डी से बी को जोड़ रहा है, ये भी 5 है। तो इस तरह से ये आपका रीअरेंज हो गया एक तरीके से। और इस रीअरेंजमेंट में आप अगर ध्यान देंगे
तो आपको क्या मिलेगा कि अगर हम व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसे चैप्टर सेकंड में आप व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं पढ़ जाते हैं, लेकिन इतना आपको जानना जरूरी है कि अगर इस तरह का अरेंजमेंट कोई बनता है और इसमें ये और ये इनका रेशियो, मतलब इसको अगर P और इसको Q कह दें तो P/Q, अगर ये R और ये S हो, R S के बराबर हो, तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होता है, मतलब कि यह सर्किट में हो करके भी न रहने के बराबर है, क्योंकि जब इसमें करंट जाएगा ही नहीं तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो फिर ये हो गया 5/5 इक्वल टू 5/5, देखें 5/5 इक्वल टू 5/5, तो इसका मतलब कि ये बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज है। इसका मतलब कि ये हो करके भी नहीं है, तो हटा दो इसको हमने हटा दिया। अब क्या बचा आपका, अब ये 5 और 5 आपके बच गए सीरीज, तो सीरीज में 5 और 5 है तो क्या हो जाएगा 1/c' को हम लिख सकते हैं 1/5 प्लस 1/5, ये हो जाएगा 2/5, तो c' की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ से, c' की वैल्यू हो गई 5/2। अब दूसरी चीज पर चलो, ये हो गया c', मतलब ये 5/2, तो ये भी 5/2, और 5/2 और 5/2 आपस में क्या हो गए पैरेलल, तो c इज इक्वल टू हो जाएगा c' प्लस c', या आप c1 c2 भी लिख सकते थे c' ना लिख करके। तो इसको अगर पूरे को c1 इसको c2, दोनों की वैल्यू 5/2 ही आएगी, तो 5/2 प्लस 5/2 मतलब क्या हो जाएगा 10/2, मतलब 5 माइक्रोफैरड इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस एंटायर सर्किट। अगला क्वेश्चन देखें, द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 10 माइक्रोफैरड व्हेन एयर इज बिटवीन द प्लेट्स। If the distance between the plates be reduced to half and a dielectric substance is placed between the plates, then its capacitance becomes 80 microfarad. Find dielectric constant. इस क्वेश्चन को देखो, जब दोनों प्लेट के बीच में एयर है तो उसका कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफैरड, तो C इज इक्वल टू C0 कह दो, क्योंकि नथिंग इज बिटवीन द प्लेट्स, तो C0, अब C0 इज इक्वल टू लिखा गया है 10 माइक्रोफैरड। आप इसका फार्मूला भी लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट A/D इन टर्म्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द प्लेट्स एंड द डिस्टेंस, तो इसके टर्म में आपका हो भी गया ये पूरा, ये फार्मूला भी आपने पढ़ा है। इसकी वैल्यू दे दिया 10 माइक्रोफैरड। अब देखो इसके बीच का जो गैप है उसको आधा कर दिया, तो D को क्या कर दिया D/2, और इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भी ले दिया, और तब जो C की वैल्यू हो गई वो 80 माइक्रोफैरड हो गई। जो सारी चीज़ें करके देखो, हम अगर C ले आ दिए, C इज इक्वल टू क्या कह रहा है, एक तो K ले आ दिया, एप्सिलॉन नॉट A वही है, इसकी जगह पर D/2 कर दिया। देखो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 2K ऊपर हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A/D ये हो जाएगा, ये C ना रख करके इसको डायरेक्ट रख दो 80, ये 80 है, ये इतनी वैल्यू, ये पूरी वैल्यू आपको मालूम है, ये पूरी वैल्यू है 10 माइक्रोफैरड, तो 2K इंटू 10 ये हो गया, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 20K, और 20K की वैल्यू क्या है 80, तो K की वैल्यू क्या हो जाएगी 80/20 मतलब 4, ये हो गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये यूनिट लेस होता है, कोई डायमेंशन नहीं होता है इसका, तो ये हो जाएगा 4। ये एक तरीका हो गया लगाने का। एक दूसरा तरीका जो कुछ लोग लगा सकते हैं वो कंपटीशन के लिए वो तरीका अडॉप्ट करना ज़्यादा सही होगा, लेकिन अगर बोर्ड में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो ये मतलब दिस इज द बेसिक रूल्स, इसके तरीके से आपने लगाया है। एक तरीका ये होता है कि जैसे इसका C0 की वैल्यू दी गई है, वो तरीका भी हम लोग देख लें। इसमें क्या है कि ये मैं इधर नीचे बता देता हूँ, देखो C0 की वैल्यू दी गई है आपको 10 माइक्रोफैरड। यहाँ पर दो बातें कर, जैसे ही रिड्यूस किया इसको, बीच की गैप को रिड्यूस किया तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, तो मतलब ये बढ़ करके हो जाएगा 2C0, ये वैल्यू हो जाएगी 2C0। देखो ये हो जाएगी 2 इंटू मतलब C की जो वैल्यू होगी, C की वैल्यू हो जाएगी 2C0 मतलब 20 माइक्रोफैरड हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही उनके बीच का
गैप हमने बढ़ा करके घटा करके आधा किया, वैसे ही इसका कैपेसिटेंस बढ़ करके 20 माइक्रोफैरड हो गया। अब देखो, जैसे ही हम कोई भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इंसर्ट करते हैं तो उतने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के गुना, उतना गुना इसका कैपेसिटेंस हो जाता है। तो यह 20 इंटू के हो जाएगा। जब हमने के डाइलेक्ट्रिक रख दिया तो अब इसका नया कैपेसिटेंस कितना हो गया 20 के, और 20 के हो कितना रहा है 80 माइक्रोफैरड दिया गया है आपका। तो इसका मतलब के की वैल्यू क्या हो गई 80/20 मतलब 4 माइक्रो। ये दोनों तरीके हैं, जैसे भी आप लगाना चाहें वैसे। ज़्यादा बेसिक रूल मुझे ये ज़्यादा सही लगता है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हो गए जो हम लोगों ने सॉल्व किए। बाकी के कुछ क्वेश्चन और नेक्स्ट चैप्टर we will discuss in next period. Thank you.